चलो, तो हम कल सीख रहे थे वैद्युत फलक के बारे में। वैद्युत फलक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फलक। इलेक्ट्रिक फलक, इसके बारे में हम सीख रहे थे। तो हमने आप लोगों को बोला था कि जब कोई आवेश हम कहीं रखते हैं तो वो आवेश अपने चारों साइड एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र कि जिसमें कोई दूसरा आवेश आ जाए तो ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। जैसे यहाँ कोई दूसरा आवेश आ जाए, मान लो माइनस का, तो ये आवेश उसे आकर्षित कर लेगा। लेकिन अगर ये आवेश यहाँ की बजाय यहाँ आए तो ये आवेश इस आवेश का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। इसलिए तो किसी आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है, जितने क्षेत्र में वो आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है वो किसके माध्यम से करता है? ये भी अपन लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वो वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यानी कि ये जो आवेश है ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में पूरे में कौन होती है? वैद्युत बल रेखाएं। और इन वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही ये आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित कर पाता है, खींच पाता है या प्रतिकर्षित कर पाता है, दूर भेज पाता है। ठीक, इनके द्वारा, इन वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। इन वैद्युत बल रेखाओं की इस वैद्युत क्षेत्र में और इस एरिया में पूरे में, ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल में, एरिया में जितनी संख्या होती है इस संख्या को हम वैद्युत फलक कहते हैं। जैसे कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये पूरा इसका वैद्युत क्षेत्र है। अब हम देखेंगे इस क्षेत्र में कितनी वैद्युत बल रेखाएं बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैद्युत बल रेखाएं बन रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर वैद्युत फलक की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। जितनी वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में वही वैद्युत फलक कहलाता है। सीधा सीधा जवाब, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर बनने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फलक कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इसकी परिभाषा अपन लोग सीख चुके हैं। वैद्युत फलक किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र के, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है आवेश का, वैद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल से, जैसे वृत्ताकार क्षेत्र में है तो इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली इन बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फलक कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एफ कॉस थीटा। यही होता है इसका फॉर्मूला। ये भी हमने आपको बता दिया है। या ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, कि किस दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। और डीएफ का मतलब होता है क्षेत्रफल की दिशा, कि जितने क्षेत्र में ये वैद्युत बल रेखाएं बन रही हैं उस क्षेत्र की दिशा किधर है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और एक आपका ये जो क्षेत्रफल है, जैसे वृत्ताकार भाग है तो वृत्ताकार क्षेत्रफल हो जाएगा डीएफ, इस क्षेत्रफल की दिशा। और कॉस थीटा होता है इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। वैसे हमने कल ही इसके बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने आपको बताया था कि वैद्युत फलक कितने प्रकार का होता है। तो सीधा सीधा जवाब है कि वैद्युत फलक 2 प्रकार का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था वैद्युत फलक को बनाता कौन है? आवेश बनाता है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो इसका मतलब क्या है कि धन आवेश जिस वैद्युत फलक को बनाएगा वो धनात्मक वैद्युत फलक होगा, और ऋण आवेश जिस वैद्युत फलक को बनाएगा वो ऋणात्मक वैद्युत फलक होगा। तो वैद्युत फलक 2 प्रकार का होता है। जैसे कि ये धनावेश है, ये अपना वैद्युत फलक बना रहा है, तो अब ये आवेश जो वैद्युत फलक बनाएगा वो वैद्युत फलक होगा धनात्मक। और अगर कहीं ऋण आवेश रखा हो तो वो ऋण आवेश पहले अपने चारों साइड अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र में इसकी वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी वैद्युत बल रेखाएं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसे अपन क्या कहते हैं? वैद्युत फलक। लेकिन ये फलक ऋण आवेश ने बनाया है, इसलिए अपन इसको कहेंगे ऋणात्मक वैद्युत फलक। ऋणात्मक
वैद्युत फलक, और इस वैद्युत फलक को धनावेश ने बनाया है, इसलिए अपन इसको कहेंगे धनात्मक वैद्युत फलक, धनात्मक वैद्युत फलक। लेकिन एक अंतर होता है दोनों में। धन आवेश ने जो वैद्युत फलक बनाया है, धन आवेश ने, और ऋण आवेश ने जो वैद्युत फलक बनाया है, दोनों में वैद्युत बल रेखाएं बन रही हैं, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फलक कहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन एक अंतर होता है कि धन आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं वो वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर निकलती हैं। किस तरह से? एरो का निशान लगा के दिखाती हैं, इस तरह से बाहर की ओर। और ऋण आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर। देखो एरो का निशान दिख रहा है, अंदर की ओर एरो का निशान, कि ये वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर जा रही हैं और ये बाहर की ओर जा रही हैं। तो धनात्मक वैद्युत फलक जब बनता है, जिसको धनावेश बनाता है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और ऋणात्मक वैद्युत फलक में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। तो अब इसमें बाहर की ओर क्यों जा रही है वैद्युत बल रेखाएं और इसमें अंदर की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि ये धनात्मक वैद्युत फलक है, इसका काम है देने का। ये धनी वाला वैद्युत फलक है। धनात्मक वैद्युत फलक मतलब धनी वैद्युत फलक, जिसका काम है देने का। तो ये वैद्युत बल रेखाओं को क्या करेगा? बाहर की ओर देगा, अपने से बाहर निकालेगा, किसी को देगा। और ये कौन सा वैद्युत फलक है? ऋणात्मक वैद्युत फलक। इसका काम क्या है? इसका काम होता है लेने का। क्यों? क्योंकि ये ऋणी है। तो अब ये क्या करेगा? ये वैद्युत बल रेखाओं को अंदर की ओर लेगा, आने दो। अभी तो ये एरो का निशान अंदर की ओर लगा है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती है और इसमें वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर निकलती है। इसके बारे में कोई पूछे कि धनात्मक वैद्युत फलक किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ, तो धनात्मक वैद्युत फलक की परिभाषा क्या होगी? वह फलक जिसको धन आवेश बनाता है वो धनात्मक वैद्युत फलक होता है। और धनात्मक वैद्युत फलक में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर निकलती हैं। दिख रहा है एरो का निशान। या फिर दूसरे शब्दों में, हिंदी शब्द में कह सकते हैं कि धनात्मक वैद्युत फलक में वैद्युत बल रेखाएं अभिसारित होती हैं, सॉरी अपसारित होती हैं। अपसारित होना मतलब बाहर की ओर निकलना, अपसारित होती हैं। ये शब्द हमने क्यों लिखवाया? क्योंकि कई बार खालिस्तान में आ जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं अपसारित होती हैं खालिस्तान फलक में। कौन से फलक में वैद्युत बल रेखाएं अपसारित होती हैं? अपसारित होना मतलब बाहर निकलना। तो कौन से फलक में बाहर निकलती है? धनात्मक वैद्युत फलक में। तो आप इसे आंसर लिख देंगे धनात्मक वैद्युत फलक में। ठीक। इसी तरह से कोई पूछे ऋणात्मक वैद्युत फलक किसे कहते हैं, तो ऋण आवेश जिस वैद्युत फलक को बनाता है उसे अपन ऋणात्मक वैद्युत फलक कहते हैं। ऋणात्मक वैद्युत फलक में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, दिख रही है अंदर की ओर जाती हूँ। और अंदर की ओर जाना मतलब होता है, इसलिए शब्द आता है अभिसारित होना। क्या होना? अभिसारित होना। ठीक। तो कभी आपसे खालिस्तान में पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं अभिसारित खालिस्तान फलक में होती हैं, किस फलक में वैद्युत बल रेखाएं अभिसारित होती हैं? तो ऋणात्मक वैद्युत फलक में वैद्युत बल रेखाएं अभिसारित होती हैं। अभिसारित होना मतलब अंदर की ओर जाना। अभी हम ये नोट पॉइंट में आपको लिखवा देंगे, लेकिन कल जो अधूरा रह गया था पहले आप उसे पूरा कर लो। क्या पूरा करना है? धनात्मक वैद्युत फलक लिख गया था, उसका डायग्राम भी बन गया था। अब अपन को लिखना है ऋणात्मक वैद्युत फलक। सब बच्चे हेडिंग बनाओ, ऋणात्मक वैद्युत फलक। और ऋणात्मक वैद्युत फलक में लिखना बेटा डैश करके, ऋण आवेश के द्वारा, ऋण आवेश के द्वारा बनाए गए वैद्युत फलक को, ऋण आवेश के द्वारा बनाए गए वैद्युत फलक को ऋणात्मक वैद्युत फलक कहते हैं। ऋण आवेश के द्वारा बनाए गए वैद्युत फलक को ऋणात्मक वैद्युत फलक कहते हैं। इसमें
वैद्युत बल रेखाएं इसमें वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर, इसमें वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर अभिसारित होती हैं। इसमें वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर अभिसारित होती हैं। ब्रैकेट में लिख लो अंदर की ओर जाती हैं, क्योंकि अभिसारित शब्द आप लोगों को थोड़ा कठिन लगता होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो अंदर की ओर जाती हैं। अभिसारित होती हैं, ब्रैकेट में अंदर की ओर जाती हैं, है ना। अब आप लोग डायग्राम बनाओ। ये बना हुआ है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का डायग्राम, आप लोग बनाइए। और अगर कल किसी बच्चे ने धनात्मक वैद्युत फ्लक्स का डायग्राम नहीं बना पाया हो तो अभी बना लो, है ना। सब बच्चे जल्दी से ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का डायग्राम बनाएं। और कोई बच्चा शायद अभी नेटवर्क की वजह से रिज्वाइन किया है, तो हम एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर देते हैं। वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की। परिभाषा ये है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की कि ऋण आवेश के द्वारा बनाए गए वैद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं या फिर अभिसारित होती हैं। जल्दी से डायग्राम बना लेना सब बच्चे। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का, धनात्मक का आप लोग कल ही बना चुके हैं। हाँ हाँ, अभी हमें याद है, उसके बाद चर्चा करेंगे उसकी। डायग्राम बना ले सब बच्चे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का। बहुत सिंपल है, शायद बना लिया होगा। अब आप लोग इसमें नोट पॉइंट लिखो बेटा। डायग्राम तो बना लिया होगा, अब क्या लिखना है, नोट पॉइंट। वैसे तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन फिर भी हम आपको नोट पॉइंट बता देते हैं। लिख लो जिससे आपसे कोई गलती ना हो, पेपर में कोई आंसर आपका छूटे ना, है ना। नोट पॉइंट में लिखना, पहला नोट पॉइंट लिखना, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में, अरे वाह, ये देखो लोग आज सो के क्लास ले रहे हैं। अभी रुको, आज इनकी खिंचाई होगी। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। ब्रैकेट में लिखो अपसारित होती हैं। इस शब्द पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ब्रैकेट में अपसारित होती हैं। छोटा आ, पा पतंग, सा स्लेट, छोटी, फिर रा रस्सी, फिर छोटी की मात्रा, अपसारित होती हैं। ठीक। अब सेकेंड नोट पॉइंट लिखना बेटा, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर जाती हैं। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर जाती हैं, अर्थात अभिसारित होती हैं।
अर्थात अविसारित होती हैं, अर्थात अविसारित होती हैं। डॉट पॉइंट लिख लिया। वैद्युत फ्लक्स होगा, और कहीं पर ऋण आवेश रखा हो वो अपना वैद्युत फ्लक्स बनाएगा, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन मान लो कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के पास पास रखे हों, दोनों एक दूसरे के साथ में रखे हों, तो वहां जो वैद्युत फ्लक्स बनेगा वो कौन सा वैद्युत फ्लक्स बनेगा? फिर वहां पर धनावेश भी रखा है और ऋणावेश भी रखा है, और उस वैद्युत फ्लक्स के अंदर उन वैद्युत बल रेखाओं की फिर दिशा क्या होगी? जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव सब बच्चे जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश समान और विजातीय होते हैं, और दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक रखे होते हैं। अब वहां पर वैद्युत फ्लक्स कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है ना। जैसे आप देखें, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, कैसे बनाते हैं? एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश, और ये दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक रखे हो तो इस निकाय को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन हमें सीखना ये है कि जब कहीं पर दोनों आवेश मौजूद हों, प्लस का आवेश भी मौजूद हो और माइनस का आवेश भी मौजूद हो, तो वैद्युत फ्लक्स कैसे बनेगा, और उसमें वैद्युत बल रेखाएं किस दिशा में जाएंगी, किस तरह से जाएंगी? क्योंकि धनात्मक का तो वैद्युत फ्लक्स का आपने देख लिया, ऋणात्मक सिंगल का देख लिया, सिंगल सिंगल का तो आप देख चुके हैं, लेकिन कहीं दोनों पेयर के रूप में रखे हो तो कैसे बनेगा? तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें वैद्युत फ्लक्स बनेगा। काम दोनों अपना ईमानदारी से करेंगे। धन आवेश अपना काम करेगा, ऋण आवेश अपना काम करेगा। धन आवेश का क्या काम है? ये वैद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर निकालता है, और ऋण आवेश का क्या काम है? ये बाहर से आने वाली वैद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर भेजता है, कैच करता है। किस तरह से? देखो, धन आवेश का कोई वैद्युत बल रेखा निकाली तो वो कहां तक जाएगी? ऋण आवेश तक जाएगी, क्योंकि धन आवेश उसको बाहर निकालेगा, एरो का निशान की बाहर निकल रही है, और ऋण आवेश के अंदर जाएगी, ऋण आवेश उसे कैच करेगा। इसी तरह से दूसरी वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलेगी, किसके अंदर जाएगी? ऋण आवेश की, क्योंकि ऋण आवेश का काम है लेने का और धनावेश का काम है देने का। धनावेश वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर देता है, ऋण आवेश वैद्युत बल रेखाओं को लेता है। इस तरह से मान लो तीसरी वैद्युत बल रेखा इस तरह से निकलेगी, तो धनावेश से निकलेगी बाहर की ओर और अंदर की ओर जाएगी ऋण आवेश के। इसी तरह से मान लो इधर कोई वैद्युत बल रेखा निकल रही है धनावेश से, तो ऋण आवेश के अंदर की ओर जाएगी, और कोई दूसरी वैद्युत बल रेखा निकल रही धनावेश की, तो ऋण आवेश की ओर अंदर की ओर जाएगी। तीसरी वैद्युत बल रेखा निकल रही धनावेश की, तो ऋण आवेश की ओर अंदर जाएगी। एक बहुत ही अच्छा, एक अलग ही नजरिया आपको देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिव, कि एक अलग ही डायग्राम बन रहा है। और ये दोनों जिस तरह से पेयर के रूप में आवेश रखे हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश जोड़े के रूप में रखे हैं पेयर के रूप में, वैसे वैद्युत बल रेखाएं भी पेयर के रूप में बनेंगी। धनावेश से निकलती जाएंगी, ऋण आवेश के पास जाती जाएंगी, धनावेश से निकलती जाएंगी, ऋण आवेश के पास जाती जाएंगी, पेयर बनता चला जाएगा। इसी तरह से आप ये नहीं सोचना कि बात यही खत्म हो गई, इसी तरह से निकलती जाएंगी, धनावेश से निकलेंगी, ऋण आवेश के पास जाएंगी, ठीक। और कुछ वैद्युत बल रेखाएं जो बड़ा सर्किल बनाएंगी इस तरह से, उनको हम ऐसे करके पूरा नहीं दिखा सकते इस तरह से, तो उनको हम ऐसे दिखा देते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं, धनावेश से किधर की ओर निकल रही हैं? बाहर की ओर। धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर निकलती हैं? बाहर की ओर, ठीक। और ऋण आवेश में क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। ऋण आवेश में क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। जैसे कि वैद्युत बल रेखा यहाँ से निकली तो ऐसे जा रही होगी अंदर की ओर, ये यहाँ से निकली तो ऐसे जा रही होगी अंदर की ओर। अब पूरा बना के अपन नहीं दिखा सकते है ना इतना बड़ा, तो अपन कैसे करेंगे फिर इसको, कि आप देखेंगे कि इधर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है धनावेश से, तो ये ऋण आवेश के अंदर की ओर इस तरह से जा रही होंगी। बात तो समझ पा रहे हैं ना, कि ये निकलेगी तो यहीं से, पर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे और ऐसे जाएगी। दूसरी यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे घूम के ऐसे आएगी।
तीसरी ऐसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से घूम के ऐसे आएगी। इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम देखने को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास का बोर्ड का। इसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो अपने लैब में करते भी हैं। जब हम जीवाई राम में पढ़ाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तब हम तो दम से करवाते थे बच्चों को प्रैक्टिकल। दूसरी बात, ये प्रैक्टिकल मैग्नेट के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, चार्ज में इतना पॉसिबल होता नहीं, इसलिए तो मैग्नेट पे आगे वाले चैप्टर में उसमें इस तरह का डायग्राम बाकायदा बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो जब आप लोग स्कूल खुलेंगे जाएंगे तब आप प्रैक्टिकल देखेंगे, नहीं तो हम आपको वीडियो दिखा देंगे प्रैक्टिकल की का दिन। ठीक, तो ये आपका वैद्युत फलक बनेगा, जो कि वैद्युत फलक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होगा और दोनों के जोड़ों के रूप में होगा। दोनों अपना काम कर रहे हैं। धनात्मक वैद्युत फलक धनावेश बना रहा है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। ऋणात्मक वैद्युत फलक ऋणावेश बना रहा है, जिसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर निकल रही हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कल त्रिपाठी जी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन उनका ये था, शायद आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए हम आपको समझाते हैं। त्रिपाठी जी ने ये कहा था कि सर ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, दोनों रखे हैं। इधर से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इधर से इसकी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। हम बीच में यहाँ पर एक कागज लगा दें। क्या लगा दें? कागज। समझ पा रहे हैं? A4 साइज का हम एक कागज लेते हैं और यहाँ पर बीच में लगा देते हैं। क्यों लगाना चाह रहे हैं? जैसे मान लो एक कागज लिया हमने और यहाँ ऐसे में लगा दिया, इस तरह से। क्यों लगाना चाह रहे हैं? हमारा क्वेश्चन ये है, क्या फिर ये कागज ऐसे बीच में लगाने के बाद इधर की वैद्युत बल रेखा कागज को क्रॉस करके इसके पास पहुंचेगी? ये क्वेश्चन था त्रिपाठी जी का। बात समझ रहे हैं ना हमारी बात को? ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, यहाँ से वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है निकल के ऋणावेश के पास। हम चाहते हैं इनको बीच में रोकना, और इसके लिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि इनके बीच में हमें कागज ऐसे लगा दें। अब कागज ने डिवाइड कर दिया। अब कागज के इस साइड आप देखेंगे, ये पेज है, इस पेज के इस साइड धनावेश, इस साइड ऋणावेश, बीच में आपकी बाउंड्री लाइन बन गई कागज की। क्या कागज इन वैद्युत बल रेखाओं को इधर से इधर जाने से रोक पाएगा? इसका जवाब है किसी के पास? बताओ, आप लोगों की क्या सलाह है इस मामले में? क्या ये कागज इन वैद्युत बल रेखाओं को रोक देगा? क्या बताओ जरा। हाँ, अब हम कहते हैं कि हमारा मूड बदल गया, कागज नहीं लगा रहे। अब हम प्लस का आवेश और माइनस का आवेश, इन दोनों के बीच में एक चीज तो लगाएंगे रोकने के लिए, पर इस बार कागज नहीं लगा रहे हैं। इस बार लगा रहे हैं एक लोहे की प्लेट। क्या लगा रहे हैं? एक लोहे की प्लेट। मान लो, इमेजिन कर लो, ये लोहे की प्लेट है, ठीक, और इस लोहे की प्लेट को आपने इस तरह से लगा दिया, ऐसे। कहां पर? दोनों आवेशों के बीच में, जैसे पहले कागज लगाया था वैसे। अब इस लोहे की प्लेट के इस साइड हो जाएगा धनावेश और लोहे की प्लेट के इस साइड हो जाएगा ऋणावेश। दोनों साइड अलग अलग है, और बीच में क्या लगाई है आपने? लोहे की प्लेट। क्यों लगाई है? जिससे इधर की वैद्युत बल रेखाएं इधर की इधर ना जा सके, इधर की इधर ना जा सके। बीच में लोहे की प्लेट लगाई रोकने के लिए। अब आप लोग ये बताएं कि इनमें से क्या ऐसा होगा? ऑप्शन सुनना, क्या होगा? क्या कागज इन बल रेखाओं को इधर से इधर जाने से रोक पाएगा, या फिर कागज नहीं रोक पाएगा तो फिर लोहे की प्लेट रोक पाएगी? पहले ऑप्शन सुनना ध्यान से। पहला ऑप्शन क्या कागज रोक लेगा, दूसरा ऑप्शन क्या लोहे की प्लेट रोक लेगी, और तीसरा ऑप्शन क्या दोनों ही रोक लेंगे, और चौथा ऑप्शन क्या दोनों ही नहीं रोक पाएंगे। समझ गए? अब आप लोग जवाब बताएं। सब बच्चे लिखें, घन कोण किसे कहते हैं? लिख लिया क्वेश्चन? उम्मीद है लिख ही लिया होगा। आप लोगों को बताएं, वैसे एक घन कोण 11th क्लास में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, और शायद सोच रहे होंगे सर नहीं पढ़ाया जाता, तो सबने पढ़ा, इसके बाद जवाब भी है हमारे पास। कैसे? याद करो, 9th क्लास में और 11th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और इसमें क्वेश्चन था कि मूल राशि कितने प्रकार की होती है। तो हम पढ़ते हैं मूल राशि 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इस तरह से मिला करके कुल 7 प्रकार की। लेकिन इसके अलावा, मूल राशि के अलावा 2 उप राशियां भी होती हैं, 2 पूरक राशियां भी होती हैं। और पूरक राशियों में क्या पढ़ते हैं, अगर आपको याद है, अच्छे से पढ़ा है तो? एक पूरक राशि होती है कोण। सुना है? एक पूरक राशि क्या होती है? कोण, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है
रेडियन, ठीक। और एक दूसरी पूरक राशि आपने नाम सुना होगा, वो अपने आप याद आ जाएगा, घन कोण। ये वही दूसरी पूरक राशि है जिसे आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, घन कोण। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। बात ये अलग है कि उस समय इतना ध्यान नहीं दिया होगा, 12th में आके बच्चा थोड़ा जिम्मेदार हो जाता है तो ध्यान देता है। स्टेरेडियन। तो अब आप देखेंगे घन कोण, इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं घन कोण को सॉलिड एंगल। थोड़ा इंग्लिश भी सीखते चला करो साथ में, अगर आपको भविष्य में कुछ अच्छा बनना है तो इंग्लिश जरूरी है। सॉलिड एंगल, घन कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब ये क्या होता है घन कोण, ध्यान से देखना सब बच्चे। कोण के बारे में तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन शायद बायो वाले बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इस पर ऐसे रखिए। इन दोनों लाइनों के बीच का ये जो गैप है, इस गैप को अपन किस में लिखते हैं, कोण से ही बताते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे अपन क्या कहते हैं, कोण। और किससे बताते हैं, थीटा से बताते हैं। तो कोण के बारे में सब बच्चे जानते हैं। अब बात आती है कि घनकोण क्या होता है। कोण तो सिंपल है, एक लाइन ऐसे निकाल दो, एक लाइन ऐसे निकाल दो। अब पूछा जाता है दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, सब बच्चे जानते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया आपका सामान्य कोण, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, घन कोण की। घन कोण क्या होता है, ध्यान से देखो। घन कोण होता ये है कि जब कोई गोलीय पृष्ठ किसी बिंदु पर अपना कोण बनाता है, तब उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनने वाले कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। कैसे, देखना हम बताते हैं। ये मान लो किसी बच्चे की फुटबॉल है, क्या है, किसी बच्चे की फुटबॉल। और इस फुटबॉल के ये ऊपर वाला सतह है, इससे हम एक लाइन ऐसे निकालें, और इधर वाली सतह से एक लाइन ऐसे निकालें, इसको स्पर्श करती हूँ। इधर से एक लाइन स्पर्श करती हुई ऐसे निकाली, इधर से एक लाइन स्पर्श करती हुई ऐसे निकाली। ध्यान से देखना, ये दोनों लाइनें स्पर्श करते हुए ऐसी आ रही हैं, तो आप देखेंगे दोनों लाइनें यहाँ पर आकर के मिल गई। अब इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को अपन कहते हैं घन कोण। कौन सा कोण कहते हैं इसे अपन, घन कोण। और किससे बताते हैं इसे हम, ओमेगा से बताते हैं। इस घन कोण को अपन किससे बताते हैं, ओमेगा से बताते हैं, ठीक है। और इसे घन कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कोण बनाया गया है वो किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा। किसी गोलीय पृष्ठ की दोनों सतहों से ये जो रेखाएं निकलती हैं, ये रेखाएं जो कोण बनाती हैं, इस कोण को हम कोई सामान्य कोण नहीं कहते, इसे घन कोण कहते हैं। ये अपने आप में एक स्पेशल है, और स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसे एक गोलीय पृष्ठ ने बनाया है। और इस घनकोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो सब बच्चे परिभाषा लिख लें बेटा, अपने पास टाइम कम है इसलिए आंसर में लिखना। किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को, बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। घा घड़ी वाला बनेगा, धा धनुष वाला नहीं बना देना, धन मत लिख लेना, ठीक, पैसा नहीं है यहाँ। किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये बना हुआ है बोर्ड पे ओमेगा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू जैसा, ठीक, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक
स्टेरेडियन होता है, लेकिन इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, लेकिन इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। ये विमाहीन राशि, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल बता दें आप लोगों को, ध्यान से देखो। इमेजिन करो एक ये टॉर्च है, ध्यान से देखना, ये टॉर्च है। इस टॉर्च में आप देखेंगे यहाँ बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब जल रहा है, उजाला कर रहा है। अभी सेल नहीं लगा है, बल्ब पहले ही जल गया है, चलो सेल बाद में लगा देती है। ये सेल लगा है और बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है तो क्या करेगा, उजाला करेगा ना, फोकस निकलेगा टॉर्च का बाहर, ध्यान से देखना, ये उजाला कर रहा है बल्ब, ये फोकस निकल रहा है टॉर्च का बाहर। ठीक, सब बच्चे ध्यान से देखना। होगा क्या बेटा, हमने इस फोकस के रास्ते में बीच में अपन ने यहाँ पे एक बॉल रख दी। क्या रख दी, बॉल रख दी। अब इस बॉल से क्या होगा, ये बॉल का ये वाला हिस्सा, ये वाली सतह बॉल की प्रकाश को रोक देगी। बोलो रोक देगी कि नहीं, ये वाली सतह बॉल को ही प्रकाश को रोकेगी। ये जो सामने जितना प्रकाश आ रहा है वो अब इस बॉल को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, बॉल ने रोक दिया। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ प्रकाश इस बॉल के साइड से निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जितना रुक गया उतना तो रुक गया, लेकिन कुछ उसके साइड से निकलेगा। और जब साइड से निकलेगा तो आप देखेंगे लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे निकलेगा। और अब आगे बहुत दूर जा करके ये लाइनें एक दूसरे को मिलेंगी, जैसे मान लो यहाँ पर आकर के मिल जाए, बहुत दूर जा करके मिलेंगी। और जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलेंगी तो फिर इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, इस एंगल को आप कहेंगे घन कोण, और इसे किससे बताएंगे, ओमेगा से बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि इसको घन कोण क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको एक स्पेशल गोलीय सतह ने बनाया है, इस गोलीय सतह की वजह से ये घन कोण बना है, इसलिए हम इसे कोई सामान्य कोण नहीं कहेंगे, घन कोण कहेंगे। सीधा सीधा जवाब की कोई गोलीय सतह जब किसी कोण को बनाती है तो उसे घन कोण कहते हैं। अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, थोड़ा लगेगा, अभी 2-3 मिनट लगेंगे बेटा, सब लोग ज्वाइन बने रहना। लिखो जल्दी फटाफट लिखना, माना कि ds एक गोलीय सतह है, माना कि ds एक गोलीय सतह है। ds मतलब छोटा गोलीय सतह होगा, इसलिए इस गोलीय सतह के केंद्र O से, लिखो, इस गोलीय सतह के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इस गोलीय सतह के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर घन कोण d ओमेगा बनता है, घन कोण d ओमेगा बनता है। वैसे घन कोण को ओमेगा से बताते हैं, लेकिन छोटा गोलीय सतह उसे बना रहा है, इसलिए अपन कहेंगे कि घन कोण d ओमेगा बनता है, घन कोण d ओमेगा बनता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना सब बच्चे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा घन कोण का, अतः घन कोण d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये घन कोण का फॉर्मूला है, घन कोण d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लिख लिया, कोई बात नहीं। आप लोग मैथ्स के लिए बेटा लेट हो जाओगे और ये आंसर पूरा हो नहीं पाएगा। क्या फायदा है कि आंसर पूरा ना हो और क्लास भी लेट हो जाए मैथ्स की। इसको अपन मंडे को पढ़ लेंगे, कल तो क्लास ऑफ है, मंडे को हम इसको पूरा पढ़ा देंगे आपको स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसका अपन गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे। करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अपन 6:45 बजे से क्लास ले लेंगे मंडे को, 15 मिनट में क्वेश्चन अपन पढ़ लेंगे
और 7 से 8 में आपकी बॉस्पर में हो जाएगी। बस 15 मिनट पहले जग जाना आप लोग। हाँ, अभी टेस्ट हम बता देंगे बेटा, पहले बॉस्पर में पढ़ा दें, उसके बाद हम बताएंगे टेस्ट के बारे में, ठीक है? नहीं, अभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो मंडे को हम एक्स्ट्रा क्लास के बारे में रख देंगे, कि पूरे चैप्टर में किसी क्वेश्चन में जिन जिन बच्चों को डाउट हो वो अपने डाउट क्लियर कर लें। तो लेना चाहते हो कि एक्स्ट्रा क्लास अपन रख लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।